नमस्कार। अभी तक आपने कई वीडियो देख लिए होंगे जिसमें गुरु का परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में जाने से सभी 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में था। क्या आप जानना चाहेंगे कि नक्षत्रों के आधार पर यह परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? तो आइए शुरू करते हैं। गुरु का गोचर नक्षत्रों के आधार पर। मकर राशि से जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब यह देखना अत्यंत आवश्यक होगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गोचरी व्यवस्था को चंद्रमा की स्थिति से ही देखा जाता है। तो उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं सूर्य, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन सूर्य के नक्षत्र में होने जा रहा है। 6 अप्रैल जैसा आप जानते हैं 14 सितंबर 2021 के अंतराल में गुरु मार्गी से वक्री अवस्था में आकर अपने बदलाव से हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं, आइए जानते हैं। इसे हम 2 चरणों में प्रस्तुत करेंगे। पहला है मार्गी से वक्री के समय अंतराल को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है उसके तदुपरांत तारा बल के आधार पर नक्षत्रों के द्वारा गुरु का कुंभ राशि में जाने के परिणामों को जानने का प्रयास करेंगे। अन्य विशेष बातें भी आप इस वीडियो से सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं, जैसे तारा बल, 27 नक्षत्र के नाम आदि। तो हम इस अवस्था में देखेंगे कि गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर नक्षत्रों के आधार पर आपको क्या देने जा रहे हैं। इसका टॉपिक हमने रखा है गुरु बृहस्पति के मकर से कुंभ में जाने की प्रक्रिया। अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट डायमंड शेप कहलाता है। इसे हमने मकर लग्न का माना है और इससे दूसरा भाव आप देख रहे होंगे कुंभ है। ये दोनों ही भाव शनि महाराज के होते हैं। तो दूसरे भाव में गुरु महाराज 6 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये वाली स्थिति जो है वो ये है भाव, और दूसरी स्थिति जो है ये भाव है। तो यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है कि 6 अप्रैल को मकर से कुंभ में 6 अप्रैल 2021 को गुरु महाराज प्रवेश करेंगे। उसके बाद वहीं 20 जून को वक्री होते हुए 14 सितंबर को मकर में पुनः प्रवेश करेंगे। तो तदुपरांत 21 नवंबर को 14 सितंबर को प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर के बाद 18 अक्टूबर को मकर से मार्गी अवस्था में आकर फिर धीरे धीरे वे 21 नवंबर को कुंभ में पुनः प्रवेश करेंगे, जहां वे 6 अप्रैल से मार्गी व वक्री अवस्था में कुंभ व मकर राशि में भ्रमण करते हुए अपने परिणामों को देते रहेंगे। और जब 21 नवंबर को कुंभ में प्रवेश करेंगे तो लगभग 1 वर्ष 2 माह तक वे कुंभ में ही रहेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति। तो यहाँ हमने जो लिखा है, नक्षत्रों की हम बात करें तो आप देखेंगे बृहस्पति कि 5 मार्च से 22 मई तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, जो नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। फिर 22 मई से 20 जुलाई तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। और 20 जुलाई से साल के अंत तक पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। तो इन सभी नक्षत्रों के आधार पर गुरु की परिस्थिति और आपका लग्न
चार्ट में, आपके चार्ट में किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ नक्षत्रों की बात करें तो आप देखेंगे कि 27 नक्षत्र होते हैं, ये तो आपको पता ही है। उनके स्वामी कौन होते हैं? तो यहाँ मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगी कि याद करने की प्रक्रिया, जो महादशाएं होती हैं उस क्रम को आप याद रखें। जैसे केतु, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। तो ये क्रम आपको महादशाओं में मिलेगा। तो एक बार में आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी ही रोचक परिस्थिति बनती है, जिसको जब हम याद कर रहे थे तो हमने भी उस प्रक्रिया को अपनाया था। तो आपको कहना चाहते हैं कि जैसे केतु है, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, इसको कैसे याद रखें? तो केतु का पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा है मघा और तीसरा है मूल। अब आप देखिए कि अश्विनी 1 नंबर, मघा का 10 नंबर, मूल का 19 नंबर। अब इसको प्लस करिए, यह 1 है, ये मघा का 10 मीन्स 1, एक ही हुआ। यहाँ 19 मीन्स अगेन 10 होता है, तो फिर से ये 1 हुआ। तो जो भी 1 नंबर को टच करेगा या प्लस में 1 नंबर आएगा, वो केतु का नक्षत्र है। फिर शुक्र का नक्षत्र। जब आप एक बार महादशाओं को क्रम से नाम याद कर लेंगे तो नक्षत्रों को याद करने में बहुत आसानी होगी। अब दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए शुक्र, इसका नंबर है 2। इसके नक्षत्र पहला हुआ भरणी, दूसरा हुआ पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा हुआ पूर्वाषाढ़ा। अब इनके नंबरों को देखिए, 2 नंबर, दूसरा है 11 नंबर और तीसरा आएगा 20 नंबर। तो टोटल क्या हुआ? ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 11 नंबर मतलब 2 और 20 में ये भी 2 हुआ। तो पहला हुआ केतु, दूसरा हुआ शुक्र। अब हम तीसरे को देखें तो सूर्य 3 नंबर। इनके 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अब इसको भी हम टोटल करते हैं, यह 3 नंबर, यह है 1 और 2 3 और यहाँ है 2 और 1 3। तो आप जब इन नंबरों को याद रख लेंगे तो आपको इसका क्रम, नक्षत्रों का क्रम भी याद रहेगा और आसानी से आप नक्षत्रों को पहचान सकेंगे। तो अभी हमने 1 2 3 कहा। आप देख सकते हैं चंद्रमा का 4 नंबर है, मंगल का 5, राहु का 6, गुरु का 7, शनि का 8 और बुध का 9 नंबर। अब 9 नंबर हम देख लेते हैं, बाकी आप सब देख लीजिएगा। याद करने का क्रम बड़ा आसान हो जाता है। तो जब हम यहाँ 9 नंबर देखते हैं तो 9 नंबर में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के 3 नक्षत्र हुए। बुध 9 नंबर पे हैं, तो अश्लेषा 9 नंबर, ज्येष्ठा 1 और 8 9 नंबर और ये 27 अर्थात 27, तो ये इसका भी जोड़ होता है 9। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बुध का जब 9 नंबर आता है तो वो तीनों ही नक्षत्र बुध के कहलाएंगे। ये चार्ट हम देखते हैं कि नक्षत्रों के आधार पर गुरु के गोचर के परिणामों को हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने है। अभी हमने क्या लिखा है कि तारा पद्धति द्वारा गुरु गोचरीय परिणाम। इसमें देखिए, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि गुरु महाराज कुंभ में प्रवेश करते समय चंद्रमा की स्थिति अनुसार सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से ही गुजरेंगे,
तो उसी को यानी सूर्य को आधार बनाकर गुरु नक्षत्र के आधार पर 12 राशियों का क्या परिणाम होगा उसको हम यहाँ इस चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि तारा क्या होता है। तारा मीन्स जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेमा, प्रत्यार्थ, साधक, वध या बाधक, मित्र या परम मित्र। अब इसमें 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का तारा आता है तो वह अशुभ श्रेणी में गिना जाता है और बाकी 1, 2, 4, 6, 8 और 9 ये तारा जो है ये शुभ तारा में ये देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपको बताया कि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण हम सूर्य को यहाँ रखते हैं। ये जन्म में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। तो ये हमने पूरा क्रम, ये क्रम कभी भी नहीं बदलेगा, ये महादशाओं के अनुसार ये क्रम चलता है। तो हमने सबसे पहले सूर्य रखा। क्यों रखा? क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में थे जब गुरु का गोचर हो रहा था। अब हम देखते हैं कि परिणाम किस तरीके से आपको प्राप्त होंगे। तो सूर्य जन्म तारा में आया तो यह शुभ परिणाम इसके आपको प्राप्त होंगे। किस प्रकार? कौन से? सूर्य के 3 नक्षत्र हैं जो अभी हमने पहले नक्षत्रों की चर्चा की। तो देखते हैं कि सूर्य के कौन से नक्षत्र हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह गुरु का गोचर शुभ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पुनः देखेंगे कि 3 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा के कौन से 3 नक्षत्र हैं? चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी यह परम मित्र तारा में आया तो यह गुरु का गोचर शुभ परिणाम ही देगा। अब हम देखते हैं मंगल का नक्षत्र। मंगल के 3 नक्षत्र कौन से हैं? मंगल के 3 नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो इन तीनों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह मित्र तारा में आया है। मित्र तारा में आने के कारण यह गुरु का गोचर इनको शुभ परिणाम देगा। अब हम देखते हैं राहु। राहु के 3 नक्षत्र कौन से हैं? राहु का नक्षत्र है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अब यहाँ आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में यह बाधक तारा में आता है तो यहाँ पर उतना अशुभ परिणाम तो नहीं देगा, किंतु मिश्रित परिणाम उनको गुरु के गोचर में प्राप्त होंगे। इसका डिटेल में हम वर्णन अभी बाद में करते हैं। पहले आप तारा के आधार पर जानें कि यह किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं। राहु के बाद आता है गुरु। अब गुरु के लिए गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो गुरु के 3 नक्षत्र कौन से हैं? गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। इनमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए गुरु का गोचर साधक तारा में आता है। तो आप ये मान के चलें कि यह गुरु का गोचर अति शुभ होने जा रहा है और यह आपको
कुछ ऐसा दे के जाएगा जो आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं शनि। शनि महाराज के 3 नक्षत्र। शनि महाराज प्रत्यारी में आते हैं, तो शनि महाराज के 3 नक्षत्र हुए पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए गुरु का गोचर सामान्य फल देगा, अर्थात कुछ थोड़ी परिस्थितियां हल्की फुल्की विकट हो सकती हैं किंतु परिणाम सामान्य होंगे। और चूंकि वह गुरु शनि के ही घर में उनका प्रवेश है इसलिए इसको उतना खराब नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं बुध। तो बुध के 3 नक्षत्र कौन से हैं? 3 नक्षत्र बुध के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है वह क्षेम तारा में आता है। तो यहाँ बुध का नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर शुभ परिणाम देने वाला होगा। अब हम देखते हैं केतु। केतु के 3 नक्षत्र कौन से हैं? केतु में जन्म लिए हुए बालक के या जन्म लिए हुए लोगों के नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उसको आपको देखना होगा। और केतु के होते हैं 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल। इसमें जिनका जन्म हुआ है वह विपत तारा में आता है, तो इसमें सावधानी की आवश्यकता है और आपको चोट लगने, शारीरिक व्याधि या परिवार के लिए किसी संकट का परिणाम देखने को मिल सकता है, इसलिए प्रारंभ से ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब ये आता है संपत। संपत किस में आया? शुक्र जो है संपत तारा में आता है और शुक्र के 3 नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म हुआ है वे नक्षत्र कौन से हैं? शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। यदि आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो यह गुरु का गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि तारा बल के आधार पर ये गुरु का गोचर सभी नवग्रहों के लिए नक्षत्रों के आधार पर क्या परिणाम देने वाले होंगे, इसका विश्लेषण हमने किया। पुनः हम गुरु के गोचर को नक्षत्रों के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम सूर्य। सूर्य जन्म तारा में होने के कारण शुभता का संकेत देता है, किंतु शरीर के निचले भाग, घुटने के नीचे का हिस्सा, जिसका आपको ध्यान रखना है, चोट चपेट से बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। द्वितीय है चंद्रमा। चंद्रमा के नक्षत्रों में जन्म लिए जातकों के लिए यह परम मित्र तारा में होने के कारण परिणाम शुभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। तीसरा लेते हैं मंगल, यह मित्र तारा में है। तो मंगल के नक्षत्र में जन्म लिए जातकों के लिए परिणाम मित्र तारा में होने के कारण शुभ परिणाम देगा। समय शुभ है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। अभी राहु। राहु के नक्षत्र में जन्म लिए जातकों के लिए शुभ परिणामों की अपेक्षा ज़्यादा न रखें, और यदि राशि नंबर 11 यानी कुंभ राशि में राहु या मंगल आपकी पत्रिका में है या इनकी युति है तो कृपया अत्यंत सावधानी रखें, यात्रा ना करें, अपने धन की अत्यधिक सुरक्षा करें, न कि इस समय अपने आप को
लापरवाही में छोड़ दें और इस समय वैवाहिक परिस्थितियों को भी टालने का प्रयत्न करें। गुरु के संदर्भ में अत्यधिक शुभ परिणाम, समय का भरपूर लाभ उठाएं। धन, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार आदि में आपको कुछ ऐसा देकर जाएंगे जो जीवन भर आपको याद रहेगा। अब शनि देखते हैं। शनि ताराबल में आपने देखा कि यह सामान्य स्थिति में आते हैं। यदि आपको अत्यधिक सलाह मशवरा देने की आदत है तो कृपया सावधान हो जाएं। बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। आप समझदार हैं, ऐसा दूसरों को आपके लिए कहने दें। आप स्वयं अपनी शेखी न बघारें और इस समय को टालें और सही समय का इंतज़ार करें। अपने वाक्पटुता को विराम देकर शांति से इस समय को आपको निकालना चाहिए। अब बुध अत्यधिक शुभ समय है, भरपूर लाभ उठाएं। मान, प्रतिष्ठा विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, ज्ञानी जनों को, बुद्धिजीवियों को अवश्य मिलेगा। कल्याण अवश्य होगा। किसी कार्य की आपको प्रतीक्षा थी, जो बहुत समय से कार्य हो नहीं पा रहा था, वह इस तरीके से हो जाएगा और आप सोचेंगे कि अरे इतने दिनों से हम प्रयासरत थे, तब कुछ नहीं हुआ, अचानक ये तो आसानी से हो गया। केतु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको सावधानी रखनी होगी। मृत्युतुल्य कष्ट, चोट चपेट लगने की समस्या, बाहरी चोट लगने के लिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। इसकी संभावना दिखाई देती है। इसलिए केतु के जातक या जो भी उन ताराबल में आ रहे हैं जिनको शुभ नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे संकष्टी गणेश की उपासना करें और अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। अब अंतिम नक्षत्र ताराबल को देखते हैं, शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्रों के में जन्म लिए जातक, शुक्र के नक्षत्र में जन्म लिए जातक अपने आप को भाग्यशाली समझें। यह समय बहुत ही अच्छा है उनके लिए। पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान आपको मिलने जा रहा है। पश्चिम दिशा से लाभ की संभावना दिखाई देती है। तो इस प्रकार कुंभ में गुरु बृहस्पति का गोचर हमने नक्षत्रों के आधार पर जाना। यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसका लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद।